आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देखने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना बड़ा था, है ना? पर एक छोटा सा हिमालयी राज्य था जो हमेशा उनकी सीधी पकड़ से बाहर रहा। तो सवाल यह है कि नेपाल को कभी गुलाम क्यों नहीं बनाया जा सका? चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। एक अंदाजा लगाइए, अपने पीक पर ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया की कुल जमीन के लगभग एक चौथाई यानी कि 24% हिस्से पर कब्जा कर रखा था। मतलब भारत से लेकर म्यांमार तक लगभग पूरा का पूरा दक्षिण एशिया उनके कंट्रोल में था। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई, जब मराठों और सिखों जैसे इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य भी ब्रिटिशों के आगे टिक नहीं पाए, तो नेपाल जैसा छोटा सा पहाड़ी राज्य आखिर कैसे बच गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अक्सर एक बात कही जाती है, खासकर नेपाली राष्ट्रवादियों के बीच, कि भाई ब्रिटिश उन्हें कभी भी आमने सामने की लड़ाई में हरा ही नहीं सकते थे। पर क्या यह बात पूरी तरह सच है या फिर कहानी में कोई और ही पेंच है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में ना दो अलग अलग सोच का टकराव है। ब्रिटिश जो थे वो यूरोप से आए थे और उनके लिए संप्रभुता का मतलब था नक्शे पर खींची गई साफ सुथरी लाइनें, यानी पक्की पॉलिटिकल बाउंड्रीज। वहीं दूसरी तरफ जो गोरखा साम्राज्य था वो फैल रहा था और उनके लिए सीमा का मतलब था पहाड़, नदियां, मतलब जो नेचुरल चीजें हैं वो सीमाएं तय करती थीं। अब सीमाओं को लेकर ये जो बुनियादी सोच का फर्क था ना, यही दोनों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बना। और जाहिर है, जब सोच इतनी अलग हो तो टकराव तो होना ही था। और इसी टकराव का नतीजा निकला 1814 के एंग्लो नेपाल युद्ध के रूप में। ये लड़ाई एक तरह से होकर ही रहनी थी, क्योंकि दोनों ताकतें आगे बढ़ रही थी और दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। तो इस युद्ध के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, सीमाओं पर लगातार झगड़े हो रहे थे। दूसरी, तिब्बत के साथ जो फायदेमंद व्यापार होता था उस पर कंट्रोल करने की होड़ मची थी। और तीसरी, ब्रिटिश अपने उत्तरी बॉर्डर को एकदम सेफ करना चाहते थे ताकि वो अपना पूरा ध्यान भारत में मराठों और सिखों पर लगा सकें। इस युद्ध का जो नतीजा निकला वो नेपाल के लिए बहुत भारी पड़ा। सुगौली की संधि हुई और इसके तहत उन्हें अपनी करीब करीब 1/3 जमीन गंवानी पड़ी। लेकिन हाँ, जमीन खोने के साथ साथ ब्रिटिशों को वो चीज मिल रही जो वो हमेशा से चाहते थे, तिब्बत तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता। युद्ध तो खत्म हो गया, पर उसके बाद एक अजीब सी शांति का माहौल बना। अगले करीब 3 दशकों तक ब्रिटिशों ने एक वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाई। मतलब उन्होंने नेपाल के अंदरूनी मामलों में सीधे सीधे दखल नहीं दिया, बल्कि काठमांडू में बैठकर बस नजर बनाए रखी। वो बस ये पक्का कर रहे थे कि उनके व्यापार और सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। और अब हम कहानी के अगले और शायद सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। नेपाल के इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने ब्रिटिशों के साथ उसके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो साल था 1846 और नेपाल में सब कुछ बदल गया। राणा राजवंश सत्ता में आ गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने नेपाल और ब्रिटिशों के बीच के रिश्ते की पूरी दिशा ही पलट दी। तो चलिए देखते हैं कि ये नया गठबंधन आखिर बना कैसे। 1846 में राणा पावर में आए। फिर 1853 में ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया और इसके लिए जो लकड़ी चाहिए थी वो नेपाल से आने लगी। इससे नेपाल की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। और फिर आया 1857 का साल, भारतीय विद्रोह। इसी विद्रोह ने इस रिश्ते पर पक्की मोहर लगा दी। हाँ, 1857 का जो विद्रोह था वो असल में एक कसौटी थी और इसी कसौटी पर आधुनिक ब्रिटिश नेपाल संबंध की नींव रखी गई। ये वो मौका था जब दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो समझने वाली बात यह है कि ये एक फायदे का सौदा था दोनों के लिए। राणाओं को अपना राज चलाने के लिए ब्रिटिशों की लेजिटिमेसी यानी उनकी मान्यता चाहिए थी। बदले में उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की जबरदस्त मदद की, खासकर अपने वफादार गोरखा सैनिकों को भेजकर। और इस मदद के बदले में ब्रिटिशों ने राणाओं को जमीन दी, पैसा दिया, टाइटल्स दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी देश पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश नहीं की। और यहीं हम अपने विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। ब्रिटिशों को यह एहसास हो गया था कि नेपाल को एक फॉर्मल कॉलोनी बनाने से कई ज्यादा फायदेमंद है उसे एक सहयोगी बनाकर रखना। अब जरा सोचिए, ब्रिटिशों को वो सब कुछ मिल रहा था जो वो किसी भी कॉलोनी से चाहते थे, और वो भी बिना प्रशासन का कोई सरदर्द पाले। उन्हें अपनी सेना के लिए दुनिया के बेस्ट सैनिक यानी गोरखा मिल रहे थे। उन्हें लकड़ी जैसे जरूरी रिसोर्स मिल रहे थे
उनका उत्तरी बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित था, और तो और नेपाल की विदेश नीति पर भी उनका पूरा पूरा कंट्रोल था। तो फिर उसे कॉलोनी बनाने की जहमत ही क्यों उठाते? और ये जो मिलिट्री अलायंस था ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक मिसाल देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान नेपाल ने ब्रिटिशों को अपनी 10 बटालियनें दी और करीब 55,000 नेपाली सैनिकों ने ब्रिटिशों के लिए जंग लड़ी। ये आंकड़ा ही इस गठबंधन की अहमियत बताने के लिए काफी है। आखिरकार इस रणनीतिक साझेदारी को एक औपचारिक रूप मिला 1923 की संधि में। ये पहली बार था जब ब्रिटिशों ने ऑफिशियली ये माना कि नेपाल एक आज़ाद देश है। ये बस उस सच्चाई को कागज पर लाना था जो दशकों से चली आ रही थी। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या नेपाल वाकई में आज़ाद था या वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बस एक अलग तरह की कीमती चीज़ थी, एक ऐसा सहयोगी जो एक कॉलोनी के सारे फायदे देता था लेकिन बिना किसी बोझ के? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी को एक नए नज़रिए से सोचने पर मजबूर कर देता है।